साल 2017 भारत के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश की कमान एक ऐसे सन्यासी के हाथ में दे दी जाती है जिसकी दूर दूर तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर मुंडाया हुआ, बदन पर भगवा वस्त्र, चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और आंखों में गजब का तेज। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने कहा कि यह प्रयोग पूरी तरह फेल होने वाला है। लोगों का कहना था कि जो इंसान जिंदगी भर सिर्फ एक मठ चलाता रहा हो, वो 22 करोड़ की आबादी और इतने बड़े प्रशासनिक तंत्र को कैसे संभालेगा। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। वही आलोचक आज उनके काम करने के तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं। आज उन्हें कोई बुलडोजर बाबा कहता है तो कोई उन्हें भारत की राजनीति का सबसे सख्त प्रशासक मानता है। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अपराध, दंगे और पिछड़ेपन की पहचान माना जाता था, आज वो देश के विकास का इंजन बनने की राह पर है। आखिर इस सन्यासी के भीतर ऐसा क्या जादू है? राजनीति के गलियारों में आज हर कोई ये जानने को बेताब है कि योगी आदित्यनाथ को रोकना नामुमकिन क्यों हो गया है। वो अनस्टॉपेबल क्यों है? और सबसे बड़ा, वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आइए आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम योगी आदित्यनाथ के जीवन, उनकी राजनीति और उनके भविष्य के सफर को बहुत करीब से समझते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छोटा सा गांव है, पंचूर। इसी गांव में आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, इसलिए घर का माहौल अनुशासन से भरा हुआ था। अजय बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। वो शांत रहते थे लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आशिकेश के कॉलेज से उन्होंने गणित, मैथमेटिक्स में बीएसएससी, बीएससी की डिग्री ली। उनके प्रोफेसर बताते हैं कि अजय का दिमाग बहुत तेज था और वो हर चीज को बहुत गहराई से सीखते थे। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा आंदोलन आकार ले रहा था, राम मंदिर आंदोलन। इस आंदोलन की गूंज पहाड़ों तक भी पहुंची और कॉलेज के इस युवा छात्र के दिल में कुछ बदलने लगा। अजय सिंह बिष्ट का मन अब घर परिवार या नौकरी में नहीं लग रहा था। वो देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया। वो सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अद्वैतनाथ के चरणों में बैठ गए। महंत जी ने इस नौजवान की आंखों में वो तेज और लगन देख ली थी। उन्होंने अजय को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यहीं से अजय सिंह बिष्ट नाम के एक आम लड़के की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और शुरुआत हुई योगी आदित्यनाथ की। सन्यास की यह राह कोई फूलों का सेज नहीं थी। योगी जी को मठ के कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठना, ध्यान लगाना, मठ की गछालों में गायों की सेवा करना और फिर जनता की समस्याओं को सुनना। उनकी इसी निष्ठा को देखकर महंत अद्वैतनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन योगी जी सिर्फ मठ तक सीमित रहने वाले नहीं थे। जब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, वो गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीतकर देश के सबसे युवा सांसद बन गए। इसके बाद गोरखपुर की जनता ने उन्हें लगातार 5 बार संसद भेजा। इस दौरान गोरखपुर में उनका ऐसा दबदबा कायम हुआ कि वहां की हवाओं में एक ही नारा गूंजता था, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त का पहिया घूमा और साल 2017 आया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े बड़े नेताओं के नामों की चर्चा चल रही थी। लेकिन जब बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। नाम था योगी आदित्यनाथ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी एक धुर हिंदुत्ववादी छवि के सन्यासी को देश के सबसे बड़े राज्य की कमान सौंप देगी। सेक्युलर मीडिया और विपक्ष ने भविष्यवाणी कर दी कि अब यूपी में सिर्फ नफरत फैलेगी और विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक अलग ही इरादे के साथ लखनऊ आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस बीमारी पर चोट की जिसने इस राज्य को सालों से बर्बाद कर रखा था।
और वो बीमारी थी कमजोर कानून व्यवस्था। योगी जी ने आते ही पुलिस अधिकारियों को साफ और कड़क शब्दों में एक गाइडलाइन दे दी। उन्होंने कहा, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और इसके बाद शुरू हुआ वो द्वार जिसने योगी मॉडल को जन्म दिया। ये अपराधियों और माफियाओं का अंत, द बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश में सालों से जिन माफियाओं का राज चलता था, जिनकी इजाजत के बिना सरकारें नहीं बदलती थीं, योगी सरकार ने उन पर सीधा हमला बोला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े बाहुबलियों का साम्राज्य ढहने लगा। उनकी करोड़ों अरबों की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने लगे। पुलिस को बदमाशों से निपटने की खुली छूट मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि जो अपराधी पहले जेल जाने से नहीं डरते थे, वो अपने गले में मैं सरेंडर कर रहा हूं कि तख्तियां लटकाकर खुद पुलिस थानों के सामने लाइन लगाने लगे। कानून का यह खौफ यूपी के इतिहास में पहली बार देखा गया था। 2. विकास की नई रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर बीस्ट। योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ डर का माहौल बनाकर राज्य को आगे नहीं ले जाया जा सकता। अगर राज्य को अमीर बनाना है तो वहां निवेश लाना होगा। उन्होंने यूपी को एक्सप्रेसवे की धरती बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे, इन सब ने मिलकर यूपी के कोनों कोनों को आपस में जोड़ दिया। जेवर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लगा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो पहले यूपी का नाम सुनकर भागती थीं, उन्होंने नोएडा और लखनऊ में अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। जो उत्तर प्रदेश कभी देश पर बोझ माना जाता था, वो आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। 3. सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रेनेसांस। इन सब के साथ योगी जी ने अपनी मूल पहचान को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने विकास को अपनी संस्कृति से जोड़ा। अयोध्या में सदियों पुराना राम मंदिर का सपना उनकी आंखों के सामने सच हुआ। काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना, जिसने बनारस का हुलिया ही बदल दिया। मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज के कुंभ मेले को जिस भव्यता के साथ दुनिया के सामने पेश किया गया, उसने देश के बहुसंख्यक समाज के भीतर योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा सम्मान पैदा कर दिया जो आज तक किसी दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं मिला। आज हर राजनीतिक विश्लेषक यह सोचकर हैरान है कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कम क्यों नहीं होती। वो पॉलिटिकली इतने मजबूत यानी अनस्टॉपेबल क्यों हो चुके हैं। अगर हम इसका बारीक विश्लेषण करें तो इसके पीछे 4 मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। नॉन करप्ट और बेदाग छवि, जीरो करप्शन। राजनीति में अक्सर नेताओं पर भाई भतीजावाद या पैसे खाने के आरोप लगते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं। उनका न कोई आगे है न कोई पीछे। उन्हें किसके लिए महल खड़े करने हैं। उनके विरोधी उन पर राजनीतिक हमले तो खूब करते हैं, लेकिन आज तक कोई माई का लाल उन पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा पाया। उनकी यह निष्पक्ष और साफ सुथरी छवि जनता के दिलों में सीधा घर करती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, कड़े और तुरंत फैसले। योगी जी के काम करने का स्टाइल एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह है, लेकिन उसमें एक सन्यासी की कड़वाहट और सख्ती भी शामिल है। अगर कहीं कोई दंगा हुआ या किसी अधिकारी ने लापरवाही की तो योगी जी की फाइलें महीनों तक धूल नहीं फांकती। वहां तुरंत एक्शन होता है। सस्पेंशन, बुलडोजर या गिरफ्तारी, उनके फैसले ऑन द स्पॉट होते हैं, जो आज का युवा भारत बेहद पसंद करता है। कठिन अनुशासन और अथाह ऊर्जा। 50 साल से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद योगी जी की दिनचर्या किसी सेना के जवान जैसी है। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। योग, पूजा और गौ सेवा के बाद सुबह 7 बजे से ही उनकी बैठकें और दौरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो साल के 365 दिन काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री खुद इतनी मेहनत करता है तो पूरा प्रशासनिक अमला अपने आप दौड़ने लगता है। सामने खड़ी बड़ी चुनौतियां, द कॉन्स। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविधताओं का एक विशाल देश है। उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण या पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। पहली चुनौती ये होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ की कट्टर छवि को दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश उतनी ही आसानी से स्वीकार करेंगे। दूसरी चुनौती गठबंधन की राजनीति की है।
अगर 2029 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या सहयोगी दल योगी जी के नाम पर सहमत होंगे? और तीसरी चुनौती खुद बीजेपी के अंदर मौजूद कुछ अन्य बड़े और अनुभवी चेहरे हैं जो खुद को इस रेस का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में योगी आदित्यनाथ के इस दौर को सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ में वो सारी खूबियां हैं जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए? क्या उन्हें 2019 में देश की कमान संभालनी चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत डॉक्यूमेंट्री और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही दमदार वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।